नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस के मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी हम लोग जो 71 बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ थंबनेल पे आपको दिख रहा है। और जैसा कि यहाँ पे टैगलाइन दिया गया है कि अंतिम प्रहार, यानी कि ये आपका 72वीं बीपीएससी जो है अंतिम प्रहार के रूप में है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ वाईपीएलपी। अब आप पूछेंगे कि मैम ये वाईपीएलपी क्या होता है, तो वाईपीएलपी का मतलब ये है कि ये प्रीलिम्स अब आपका लास्ट प्रीलिम्स है। ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स है, क्योंकि 72वीं जितने पद है 1000+ पद है, इसके बाद शायद उतने पद ना मिले देखने को आपको। तो ये प्रीलिम्स को आपको एकदम लास्ट मान के चलना है, लास्ट मान के चलिए ये 72वीं के एग्ज़ाम को आप। और वाईपीएलपी प्रोग्राम से आज ही आप जुड़ जाएं। और साथ ही साथ इससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि मेरे द्वारा जो है आपको गूगल मीट के माध्यम से आपको मतलब लिंक दिया जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल लाइव क्लास देखने का मौका मिलेगा, समझने का कि इस एग्ज़ाम को आप कैसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, आप जुड़ जाएं। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना साथियों, हमारे द्वारा आपको इस नंबर पे आप करके नंबर से जुड़ करके आप 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल देरी ना करें और जुड़ जाएं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चलते हैं, कल के क्लास में हम लोगों ने 71 बीपीएससी का 1 से 25 तक के क्वेश्चन को देखा था, बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया था, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। आज हम लोग जो देखेंगे वो 26 से 50 तक के क्वेश्चन को बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग भी इसका जवाब देंगे, और जो भी आपको आंसर बताया जाएगा बिल्कुल बहुत ही लॉजिकल गेस के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हुए बताया जाएगा। और वेरीफाइड जो आंसर की होगा उसी का आंसर आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए, आप लोग भी अच्छे से क्वेश्चन देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जो ये कह रहा है उसको आप पढ़िए। 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए, कोई भी जब योजना आती है बिहार सरकार की या भारत सरकार की, जो खासकर जिसमें बजट में इसका चर्चा रहता है या आर्थिक सर्वेक्षण में जिसकी चर्चा होती है, बिल्कुल उस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। तो मिशन दक्ष क्या है? मिशन दक्ष तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है मिशन दक्ष। और मिशन दक्ष में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको कमज़ोर वर्ग के जो छात्र हैं, कमज़ोर वर्ग या ये कहिए कमज़ोर छात्र के लिए ये मिशन दक्ष प्रोग्राम जो है चलाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2023 को की गई थी। और ये क्लास 3 से 8 वर्ग के बच्चों के लिए है, जो मतलब 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो खासकर हिंदी, इंग्लिश और गणित, इसमें 3 सब्जेक्ट को रखा गया है। सब्जेक्ट में हिंदी लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी भी आपको बन सकते हैं, इंग्लिश और प्लस मैथमेटिक्स। इन विषय में जो बच्चे कमज़ोर होंगे, विद्यार्थी कमज़ोर होंगे, उनको एक्स्ट्रा समय दे करके उन्हें मतलब उसके सब्जेक्ट को अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए इसका नाम रखा गया कि मिशन दक्ष। दक्ष का मतलब ही होता है योग्य बनाना, कमज़ोर को, जो कमज़ोर है ना उसे मजबूत बनाना। तो 26 में देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग आप सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए, आप लोग खुद कमेंट कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल नामांकन, देखिए यहाँ पे स्कूल नामांकन की बात है तो ये तो होगा नहीं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यावसायिक शिक्षा का तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे एक ही बात आपको याद रखना है कि कमज़ोर छात्र को एक्स्ट्रा समय दे करके हिंदी, इंग्लिश और मैथ का ज्ञान में बढ़ोतरी करना है, मजबूत बनाना है। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुँचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना है। यही आंसर आपका, देखिए यहाँ पर भी दक्ष और यहाँ पर भी आप दक्षता की बात करें। जब भी आप आंसर जब लगाएं, खोजें, तो आप इसी तरह से अप्रोच करें।
यानी कि 26 का क्या है, सी आंसर। और इसके इर्द गिर्द जो भी बात था आप लोगों के साथ कर लिया गया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2023 में। कितने क्लास के वर्गों को ये दिया जा रहा है, तो यानी क्लास 3 से 8 तक, यानी कहा जाए प्राइमरी से मिडिल क्लास के बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी यहाँ पे। और ये इसमें कौन से विद्यार्थी इसमें आएंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश और मैथ 3 सब्जेक्ट जो है बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कमज़ोर बच्चों को। तो 26 का आंसर क्या होगा, सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। बिहार स्टार्टअप नीति 2022। एक तो सबसे पहले आप याद यहाँ पे ये रखेंगे कि बिहार स्टार्टअप नीति कब का है, तो 2022 का। ये भी एक क्वेश्चन कभी भी बन सकता है बीपीएससी के द्वारा। युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है। जो युवा ढांचे जो है उसके तहत कहा जाता है कि इसमें कौन से कंपोनेंट शामिल नहीं है, आपको ये खोजना है। तो देखिए, शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, बिल्कुल ये सही है। समर्थन के लिए नियामक समर्थक, बिल्कुल पॉजिटिव लाइन है, स्टेटमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, इसमें जो है 27 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार योजनाएं जो है ये शामिल नहीं है, और यही आपका आंसर है। ये दोनों शामिल है और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं जो है ये शामिल नहीं है। अब चलिए, ये तो हम लोगों ने आंसर जान लिया। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 ये अब के मतलब एग्जाम के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी ये लेना है कि इसमें जो है सरकार क्या कर रही है। तो 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। 10 वर्षों तक का 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देगी, और 10 वर्षों, कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 10 वर्षों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा जा सकता है। ये बिहार स्टार्टअप नीति 2022। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, आप इस सीरीज में, ये लास्ट प्रीलिम्स की सीरीज में आप ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आप कम नॉलेज में कैसे क्वेश्चन को अधिक सही करेंगे। केवल आंसर जाना यहाँ पे मकसद नहीं है, आंसर तो बहुत यूट्यूब वाले करवा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन को कम नॉलेज में भी कैसे अप्रोच करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो सही और गलत को जरूर मार्क करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर गलती होते हैं तो आप कहीं ना कहीं रेस से बाहर हैं, फिर ये लास्ट फिल्म्स तो बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान पे रखें। देखिए क्या है, मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% यानी कि 12.8% बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है, सही है। जब भी आप पढ़े आर्थिक सर्वेक्षण तो GSDP जरूर पढ़े। 2023-24 में बिहार के GSVA स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी, ये भी सही है। सकल अस्थायी पूंजी निर्माण GFCF 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर GSDP का 4.6% था, ये भी सही है। और इसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें एक से अधिक सही है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 28 का वो D हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहे तो आपको एक तो पहली बात कि इसमें आपको आर्थिक सर्वेक्षण जो भी बिहार का पढ़ते हैं और उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। और हमारे इसी जोश IAS PCS के प्लेटफॉर्म को आपको आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का हो, साथ ही साथ इंडिया का आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा, बजट भी करवाया जाएगा। तो आप बिल्कुल आज ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा चैनल के नीचे में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको एक भी आप अपडेट छूट ना पाए आपका। तो अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। नहीं मालूम, आगे पढ़ते हैं। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम होने की उम्मीद है। एक तरफ तो कह रहा है कि युवा जनसंख्या, दूसरी तरफ कह रहा है जनसंख्यिकीय लाभांश। बिहार ऐसा है कि बिहार की जनसंख्या के बारे में
जेड ऐसा माना जाता है कि जेन जी जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी वर्तमान में देखा गया है, मतलब ज़्यादा है, किसी अन्य राज्य की तुलना में ज़्यादा है हमारे यहाँ जेन जी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सही है, जनसांख्यिकीय लाभांश काफ़ी है। और बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। एक तरफ देखिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए और थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। एक तरफ कह रहा है कि जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय लाभांश का क्या मतलब होता है कि जो 15 से 59 वर्ष का जो आयु के जो व्यक्ति होते हैं उसको शामिल किया जाता है, जो कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्टिविटी जिसमें ज़्यादा होती है, तो यानी 15 से 59 वर्ष। दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि 60 वर्ष की भारत की तुलना आबादी जो है 60 वर्ष के प्लस वाले जो मतलब कहीं ना कहीं भारत की तुलना में यहाँ पे अधिक तेज़ी से बढ़, या तो 2 सही होगा या तो 3 सही होगा, दोनों एक साथ सही होगा नहीं। और आपका स्टेटमेंट भी देखिए बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है, तो 2-3 वाला तो आंसर कट जाएगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि युवा आबादी ज़्यादा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बुजुर्ग की आबादी ज़्यादा है, तो कोई एक ही ज़्यादा होगा ना। तो इसमें 2 सही है और 3 गलत है, तो 2 सही है तो आपका आंसर देखिए एक। अगर इस तरह से कॉमन गेसिंग आप करेंगे, हर कुछ आप एग्जाम में पढ़ के नहीं जा सकते हैं, कुछ चीज़ आपको एलिमिनेशन टेक्निक से भी करना होगा, कुछ लॉजिकल गेसिंग से भी करना होगा, ये भी आप ध्यान पे रखें। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आप हमारे सीरीज से ये फिल्म्स लास्ट फिल्म्स के सीरीज के फर्स्ट जो भाग 1 है उसे भी आप ज़रूर देखें, अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे देखिए फिर आप इस सीरीज पे आइए। तो 1 और 2, 1 भी देखिए बिल्कुल सही है। युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 सही है और बाकी ये 3 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आज का 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, PLFS इस 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए एक तो बिहार में महिलाओं के रोजगार की बात है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन इससे पहले भी करंट में आपसे पूछ लिया गया है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं मतलब वो शहरी महिलाओं की तुलना में ज़्यादा कार्य में लगी हुई है, मतलब काम कर रही है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही था। तो यहाँ भी पूछ रहा है कि बिहार में महिलाओं के बीच जो रोजगार है वो कौन सा रोजगार ज़्यादातर महिलाएं कर रही है। तो पढ़िए इसको, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग को कुछ नहीं मालूम है इसके विषय में। चलिए पढ़ते हैं। ज़्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत है। एक तो सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि नियमित वेतन का मतलब क्या, मतलब सभी महिलाएं या पुरुष नियमित वेतन, महिलाएं क्या पुरुष भी नियमित वेतन में नहीं शामिल है, मतलब हर महिलाओं को मतलब ऑफिशियली मतलब क्या कहा जाए, बिल्कुल ऑफिशियली वर्क मिला हुआ है, रोजगार है, जॉब है, बिल्कुल नहीं है। आज भी हमारे इंडिया में जो अधिकतर रोजगार है वो कहीं ना कहीं अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, एक कट जाएंगे। दूसरा, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है, बिल्कुल ये लाइन में भी सही हो सकता है। तीसरा पढ़िए, अधिकांश महिलाएं द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थी। बिहार में देखा जाए तो द्वितीयक क्षेत्र का विकास तो उस स्तर का है ही नहीं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विकास किसका है, सर्विस सेक्टर का है, और फिर देन प्राइमरी का है, देन लास्ट में सेकेंडरी सेक्टर का है। तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि उद्योग तो वहाँ पे इंडस्ट्री तो है नहीं, तो द्वितीयक क्षेत्र होगा कैसे। तो इसके हिसाब से अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सबसे अच्छा सटीक आंसर जो है ऑप्शन यही बचता है, तो यानी कि 30 का बी ये सही है। स्वनियोजित है महिलाएं, अक्सर मतलब अपने उद्यम में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आज 30 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया करंट अफेयर्स। अब जो आपका 31 से है पॉलिटी का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। लोकसभा सचिवालय जो स्टाफ होते हैं कर्मचारी, उसकी नियुक्ति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या होगा इसमें, आप कैसे कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग में ये बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में बिल्कुल नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग बिल्कुल इसका ये काम नहीं है। तो इसमें फिर जो आंसर बच जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। देखिए ये आंसर जब भी आप क्वेश्चन इस तरह का पढ़े ना,
तो ऑप्शन को जरूर एक बार पढ़िए। जो ऑप्शन बहुत अच्छे से एलोबरेट किया हो, मतलब डिटेल किया हो, वो आंसर कहीं ना कहीं आयोग ये भी बताना चाहता है कि ये आंसर में किसी प्रकार का मतलब प्रश्न चिन्ह न लगे, इसलिए वो उन्होंने इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से लिखा है कि मतलब लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति में, देखिए जब वो कोई आंसर बनाता है ना सही आंसर, तो उसको बहुत अच्छे से वो लिखने का प्रयास करता है। आप इस तरह से मतलब यूपीएससी में भी ऐसा देखा गया टेंथ, जो आंसर बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा रहता है वो आंसर कहीं ना कहीं होता है। तो इसलिए 31 का जो आंसर हो जाएगा ये लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत उपराष्ट्रपति में, बहुत डिटेल में लिखा गया है। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं कम नॉलेज से। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में तो हम लोग जानते हैं। तो अटॉर्नी जनरल का सबसे पहले तो आप ये ध्यान पे रखिए कि इसका आर्टिकल कौन सा है, आप लोग कमेंट कीजिए आर्टिकल्स कौन सा है। 76 आर्टिकल्स है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो इसके बारे में आपको सही जानकारी इसमें से मांग कर 4 दिया है, 4 में से कोई एक ही सही है, बाकी 3 इसमें गलत है। देखते हैं। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को ये परामर्श देता है, और ये तो बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अहर नहीं है, ये तो निगेटिव लगा हुआ, बिल्कुल ऐसा है, अहर है, अहर्ता है इसमें। अब किसके तहत है तो ये भी बता देते हैं, ये आर्टिकल 76 क्लॉज 3 के तहत है, ये ध्यान पे रखेंगे। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, भाग ले सकता है किंतु बोल नहीं, मतलब मत नहीं दे सकता है। आर्टिकल 88 के तहत भाग भी ले सकता है और बोल भी सकता है, मत नहीं दे सकता, वोट नहीं करेगा, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर नहीं होता है संसद का, इसीलिए वो वोटिंग का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 88 के तहत ये ध्यान पे रखेंगे। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार होता है, नहीं जी नहीं, पूर्णकालिक सलाहकार नहीं होता है ये, इसलिए 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका सबसे सटीक आंसर, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह से गलत ऑप्शन को काटते हुए आप सही आंसर तक जाएंगे। क्वेश्चन को अप्रोच करने का यही एकमात्र तरीका है। अब महान्यायवादी क्या है, तो महान्यायवादी के बारे में ये जान लीजिए कि इसकी आर्टिकल 76 है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, ये ध्यान पे रखिए। राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। योग्यता क्या होनी चाहिए महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल का, तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के इक्वल, ये ध्यान पे रखिए, यानी बराबर, मतलब जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होनी चाहिए वही योग्यता महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की होनी चाहिए, बस ये इतना ध्यान रखिए। और इससे जुड़ा हुआ राष्ट्रपति के ये पूर्णकालिक सदस्य क्यों नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब पद धारण करते, राष्ट्रपति जब चाहेंगे इनको हटा सकती है, इसलिए पूर्णकालिक नहीं। पूर्णकालिक का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति का जब पूर्ण मतलब एक फिक्स टेन्योर के लिए नियुक्ति होती है तब उसको पूर्णकालिक कहा जाता है, नहीं तो ये मतलब जब किसी के मतलब प्रसाद पर्यंत रहता है तो वो पूर्णकालिक नहीं माना जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िए। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची, जानते हैं कि 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें आपको समवर्ती सूची के बारे में जानकारी आपको मांग कर रहा है बीपीएससी आयोग। तो देखिए कुछ चीज़ तो जानते हैं कि स्टेट का सब्जेक्ट है, कुछ चीज़ जानते हैं हम लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, कुछ दो है जो कॉमन है जो दोनों का है, जहाँ पे स्टेट के भी लॉ का काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लॉ काम करते हैं। तो कृषि पे आए, कृषि तो हम लोग जानते हैं कि ये राज्य का विषय है, ये राज्य का विषय है, ये तो हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो 2 तो नहीं होगा, 2 हटाइए, किस किस में है, 2 ये है 4 आपका होगा, 4 यानी ये होगा आपका मूल्य नियंत्रण।
अब देखिए विद्युत उपभोग अथवा बिक्री कर, बिक्री कर भी हम लोग जानते हैं कि ये स्टेट का है, राज्य का विषय है। बिक्री कर बराबर चर्चा में रहता है, बिक्री कर विषय है। तो अब बच जाता है 1, यानी कि 1 और 4 के आधार पे ये आपका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। पहले एक जो आता है उसको बना लीजिए, और सबसे इजी इसमें था कृषि पे आज, कृषि राज्य का विषय है, यानी कि 1 और 4, यानी कि आपका 33 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 34 क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। देखिए एक तो आपसे ये पूछ रहा है कि डीपीएसपी जो है तत्व है डीपीएसपी, उसमें गांधीवादी जो सिद्धांत है, जो कुछ पार्ट गांधीवादी विचारों से मैच करता है, उसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो गांधीवादी विचार से मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जो थे उसको ग्राम पंचायत में काफ़ी आस्था थी, और जो हमारे यहाँ जो पंचायत का जो कंसेप्ट आया वो कहीं ना कहीं गांधी जी से ही प्रेरित थी। तो ग्राम पंचायत का गठन ये तो बिल्कुल गांधी जी से प्रेरित था। तो इसमें पूछा नहीं है, तो यानी ये तो था, तो ये नहीं वाला आपको खोजना है। तो एक जिसमें होगा वो तो आंसर नहीं होगा, ये हटाइए। 2 होगा समान नागरिक संहिता, दो क्योंकि दोनों में है, जो आंसर बचता है ये आपका आंसर में होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोन्नति, गांधी जी हमेशा एक बात, आप जब भी गांधी जी के फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो ये एक बात क्लियर होगी कि गांधी जी जो थे वो कहीं ना कहीं कुटीर उद्योग, जो छोटा छोटा जो उद्योग होते हैं, जैसे कि चरखा वाला उद्योग हो गया, सूती वस्त्र का उद्योग हो गया, जो महिलाएं कुछ जो अपने घर में जो कुछ उद्योग करती है, पापड़ बनाने का या कुछ भी इस तरह का, तो वो उस उद्योग को गांधी जी काफ़ी मतलब उत्साहित करते थे, सपोर्ट करते थे। तो ये होगा। तो गांधी जी के कुटीर उद्योग वाला में कौन होगा, यानी कि 3 नहीं होगा। तो ऑलरेडी काम का अधिकार गांधी जी, एक बात याद रखिएगा, जब भी गांधी जी की बारे में बात आएगी तो अधिकार की बात गांधी जी नहीं करते थे, वो कर्तव्य की बात करते थे। गांधी जी जैसे पर्सनालिटी कर्तव्य पे ज़्यादा भरोसा रखते थे, अधिकार पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस था ही नहीं। वो कर्तव्य की बात करते, वो कहते थे कि अपना कर्तव्य करो, अधिकार स्वतः मिलना होगा तो मिल जाएगा। तो 4 तो नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि एक सेकेंड, मतलब यहाँ पे 4 होगा क्योंकि अधिकार की बात है, और यहाँ पे पूछा कि गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 तो डेफिनेटली होगा, और अब 4 एक ही में है, यानी कि सी आंसर आपका हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गांधीवादी विचारों से ये मैच कर रहा है, इसमें आपको नहीं पूछ रहा है। अगर हाँ पूछता कि कौन से है तो ग्राम पंचायत वाला हो जाता, कुटीर उद्योग वाला हो जाता, यानी 1 और 3 आंसर हो जाता, ये आंसर आपका हो जाता। तो डीपीएसपी के बारे में तो आप इतना जान लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में ये जान लीजिए कि जो ये भाग 4 में है, ये ध्यान पे रखिए। और इसके आर्टिकल जो है, आर्टिकल वो 36 से 51 के बीच है, ये ध्यान पे रखेंगे, 36 से 51 के बीच। और गांधीवादी जो सिद्धांत हैं उनके आर्टिकल जो है, गांधीवादी जो विचार से मैच करते वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये भी थोड़ा ध्यान पे रख लिए। 43 ख, 46, 47 और 48, ये 6 आर्टिकल जो है ये गांधीवादी विचार से मैच करते हैं, ये ध्यान पे। एक में ग्राम पंचायत है, दूसरा में सहकारिता है, तीसरा में 48 पशुपालन से है, 47 में पोषण स्तर की बात करता है। इसी तरह आप इन सब आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से देखिए साथियों कैसे डिटेल एनालिसिस किया जाता है। आपका आंसर यही क्यों हुआ, अगर नहीं हाँ पूछता तो ये आंसर होता। गांधीवादी से जुड़े हुए कौन से आर्टिकल है, उनका संबंध किन चीज़ों से, ये भी आपको जानकारी मिले। डीपीएसपी कौन से भाग में है, तो भाग 4 में। आर्टिकल कितने हैं, तो 36 से 51 के बीच में है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये थोड़ा इजी प्रकृति का क्वेश्चन है। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची जी नहीं। अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो छठी अनुसूची न होकर के बल्कि पाँचवीं अनुसूची है। पाँचवीं अनुसूची, ये ध्यान पे रखेंगे। फिर पूछेंगे छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में जो है जो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ का जो प्रशासन है उसकी बात की गई है। तो अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो 5वीं अनुसूची में है। और छठी अनुसूची में जो शामिल किया गया है वो 4 राज्य की बात है। छठी अनुसूची, एक सेकंड, अनुसूची में 4 राज्य में कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये है। 4 राज्य का जब बात आएगा तब हो जाएगा छठी अनुसूची। और अनुसूचित क्षेत्रों का ओनली प्रशासन जो पूर्वोत्तर राज्य में वो 5वीं अनुसूची में शामिल है। अगर यहाँ पे 5वीं अनुसूची जाता है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन तो ये स्टेटमेंट सही होता, मैचिंग सही होता। और संघ सूची 7वीं अनुसूची बिल्कुल ये सही है। तो आपका यहाँ पे नहीं पूछा है तो आपका सी आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर 35 का सी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से आप तैयार कर लें। और 5वीं, एक सेकंड साथियों, 5वीं अनुसूची, 5th और 6th शेड्यूल बहुत VVI है, थीम है बीपीएससी का, एकदम इसको आप तैयार कर लेंगे। ये थीम है बीपीएससी का। जब भी आपको 5वीं अनुसूची, छठी अनुसूची आए तो एकदम आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब केंद्र सरकार के बारे में आपको विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सोचना है कि ये सही है कि गलत है। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। एक तो जब भी बात आए कि प्रधानमंत्री के द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से, मतलब प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिव से परामर्श लेने की बात यहाँ पे कर रहा है। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। जब भी परामर्श की बात आएगा तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से, तो ये स्टेटमेंट सही होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आवंटित, बिल्कुल ये लाइन सही है। देखते ही होंगे आप लोग कि जब भी कोई इस तरह का जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करके प्रधानमंत्री जो है मतलब किन व्यक्तियों को कौन सा मंत्रालय देना चाहिए, आवंटन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और उन्हीं के परामर्श से दिया, इसलिए तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च कहा जाता है, भारत का सर्वोच्च व्यक्ति कहा जाता है राष्ट्रपति जी को। तो 36 का आपका आंसर जो हो जाएगा 2 सही है और 1 गलत है। यहाँ पे ट्रैप वर्ड जो था प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से, यही ट्रैप वर्ड था, ये आपका ट्रैप वर्ड था। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये जनरली जो यूपीएससी के एस्पिरेंट जो होते हैं ये इस तरह का बहुत काफ़ी काम करते हैं, और मेरा अनुभव रहा है यूपीएससी के पेपर को भी देखने का, तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 क्वेश्चन हो गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अब बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या? 37 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और जवाब देने का प्रयास करेंगे। राज्य विधायिका के कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? जो राज्य विधायिका है उसकी जो कार्यवाही होती है उसके बारे में आपको सत्य कथन खोजना है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको सही आंसर तक जाना है। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। जो राज्य विधायिका को बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा, कार्रवाई को डिफाइन करेगा, वही आंसर होगा। हो सकता है कि इसमें सब स्टेटमेंट सही हो, लेकिन आपको सही में सबसे सही खोजना है, ये भी आपको गौर करना होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है? विधायिका में कार्य केवल राज्य की सलाह सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। में भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये राज्य विधायिका के कार्रवाई से आपको लग रहा होगा कि जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं विधायिका में कार्य की बात कर रहा है।
यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। यह स्टेटमेंट हो सकता है कि सही हो, लेकिन इस पंक्ति को फुलफिल करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे सटीक जो आंसर है, सबसे अच्छी आंसर जो है, गुड आंसर जिसको कह सकते हैं, आपका ये है। और देखिए ये एलोबोरेट भी कर रहा है, काफ़ी डिटेल में लिख भी रहा है कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जा सकेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे केवल शब्द है, तो केवल शब्द तो एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन एक बात आप गौर करेंगे कि जब भी आप पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केवल शब्द जो ओनली होता है, ऑल होता है, ओनली, ऑल, वहाँ पे एक्सट्रीम नहीं माना जाता है, यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं माना जाता है, ये एक्सट्रीम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो ऐसा होगा कि केवल शब्द वहाँ पे खूब यूज होगा और वो सही भी होगा। तो इस आधार पे ये आपका यहाँ पे 37 का आंसर जो है बी सही है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह के औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए 4 स्टेटमेंट है। सामान्य जन हित संरक्षित हो, बिल्कुल सामान्य जन का हित की तो बात हम लोग करते हैं, हित संरक्षण की बात ये तो होनी चाहिए। विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, इसका भी हमें ध्यान पे रखना चाहिए कि कोई ऐसा हम काम न करे जिससे कोई सामाजिक जो समरसता है या सामाजिक जो सोशल वैल्यूज है उसको कम करे या उसको विघटन का काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका अवरोध न हो, ऐसा हमें सोचना चाहिए। 1 और 2 तो सही स्टेटमेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नज़रअंदाज शब्द ही अपने आप में निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव वर्ड है, ये आप ध्यान पे, निगेटिव वर्ड है ये, कि मतलब अगर नीति निर्देशक सिद्धांत को अगर नज़रअंदाज ही किया जाएगा तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक प्रकार का पार्ट क्यों है, तो इसको रखना ही नहीं चाहिए था। तो नज़रअंदाज यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। सामूहिक हित कभी भी अच्छा माना जाता है। 1 और 2 सही है और 3 तो बिल्कुल गलत है, निगेटिव वर्ड है, और 1 और 2 एक ही में है। देखिए यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो 38 का बी हो जाएगा। इस तरह से आप कॉमन सेंस का भी यूज करिए। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको कि पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ और यहाँ पे निगेटिव वर्ड का यूज किया गया 3 और 4 में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो वित्त आयोग का जो अर्हता है, यानी कि जो उसकी कौन निर्धारण करेगा? वित्त आयोग भी हम लोग तो जानते हैं कि वित्त आयोग का संबंध आर्टिकल कितने में है? 280 में, और भाग कौन सा है? 12 है, यानी कि 12। और वित्त आयोग की जो सदस्य होते हैं उसकी जो बात जो भी माना वो कैसी प्रकृति है? वित्त आयोग ओनली एक सलाहकार प्रकृति की है, सलाहकार प्रकृति। जो भी ये सिफारिश करेंगे वो कहीं ना कहीं मानने में मतलब बाध्य नहीं होगा, उनकी सलाह को मानना न मानना राज्य पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे आपकी आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण कौन करता है ये पूछ रहा था। मंत्रिपरिषद? बिल्कुल नहीं। भारत का राष्ट्रपति? बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति के पास इतना टाइम है कि वित्त आयोग की आवश्यकता जो उनकी अर्हता है, योग्यता है, उसका निर्धारण करेगा? उनका काम अलग है। संसद विधि द्वारा, संसद कभी भी याद रखिएगा पार्लियामेंट का वर्क ही है ये कि किसी भी चीज़ की योग्यता का निर्धारण करना, उसके लिए विधि बनाना, उसके लिए किसी प्रकार का मतलब क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। संसद इसलिए हम लोग क्यों चुनते हैं, संसद को क्यों अब चुन करके भेजते हैं? संसद का मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये इंडियन मतलब पब्लिक, ये समझिए आप, क्योंकि हम लोग ही चुन करके ना सांसद विधायक को भेजते हैं राज्य में और केंद्र में। तो ये संसद विधि द्वारा। संघीय कैबिनेट नहीं, कैबिनेट का तो अलग वर्क है।
तो वित्त आयोग के सदस्य के जो अर्हता है, योग्यता क्या जो निर्धारण है वो संसद विधि द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, आप सेंटेंस भी देखिए, संसद विधि द्वारा मतलब विधि जो बनाएगा उसके माध्यम से होगा, ये ध्यान पे रखिए। और ये वित्त आयोग का जो गठन करती है मतलब वो प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 5 वर्ष पर गठन किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान पे रखेंगे। और इसका काम क्या है वित्त आयोग का, ये भी आप लोग ध्यान पे रखिए। काम क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य कर का बंटवारा करना, मध्य करों का बंटवारा करना, करों का वितरण करना या बंटवारा करना, वितरण करना, ये ध्यान पे रखेंगे। और जो भी ये बात कहेंगे ओनली सलाहकार ही होगा, सलाहकार प्रकृति की होगी, बाध्य नहीं होगा, ये ध्यान पे रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर 4 दे दिया है और आपको पूछना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, सही है। स्थगन को सत्रावसान होता है, स्थगन से सत्रावसान होता है, बिल्कुल सही है। विघटन सदन को समाप्त करता है, जब कोई चीज़ का विघटन हो जाता है तो वो सदन ऑलरेडी समाप्त माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाए, कोई भी काम साथियों अकेले नहीं होता है। पार्लियामेंट में जो भी काम होती है कहीं ना कहीं सामूहिक विचार विमर्श से होती है। देन आफ्टर किसी एक व्यक्ति मतलब ये डिसीजन लिया जाता है किसी चीज़ को स्थगन को या सत्रावसान को बिल्कुल मतलब समाप्त करना या विघटन करना। अकेले किसी काम के सदन के नेता के द्वारा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र नहीं, फिर वो तानाशाही बन जाएगा। तो 40 का और 40 का आंसर जो है केवल 4 जो है आपका। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, नीचे देखिए सही नहीं है। 1 2 3 तो सही है, तो 3 वाले तो नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर 4 हो जाएगा। 40 का आंसर 4, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अकेले किया जा सकता है। यही सेंटेंस आपको यहाँ पे ये एक्सट्रीम है, ट्रैप वर्ड जिसको कह सकते हैं, ट्रैप वर्ड, ये ध्यान पे रखेंगे। इस तरह से भी आप काम करके जाएंगे इस बार 72 फिल्म्स में। तो आपका जो ये फिल्म्स लास्ट फिल्म्स जो है YPLP प्रोग्राम जो आपका मतलब काफ़ी हेल्प करेगी। इस तरह से अगर आप 10 ईयर्स के पेपर को कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप कम नॉलेज में भी 115 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं BPSC में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? पंचायतें की जो वित्तीय स्थिति है उसके लिए कौन सा होगा? देखिए कभी भी वित्तीय स्थिति की जो बात है कौन करेगा? कभी भी वित्त आयोग ही करेगा। तो ब्लॉक समिति का अध्यक्ष नहीं, मुख्यमंत्री इतने फ्री तो नहीं है कि इनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे, उनका काम तो अपर लेवल का है। जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं, इनका कोई डायरेक्ट संबंध ही नहीं। राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग जब भी बात आएगा वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना या उसको कुछ सलाह देना, तो ये वित्त आयोग का ही ये काम है, इसलिए तो इसका गठन किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा, इससे पहले भी देखिए वित्त आयोग से क्वेश्चन थे, और वित्त आयोग जब भी वित्त आयोग की बात आए, वित्त आयोग याद रखिएगा, ये थीम है BPSC का वित्त आयोग से क्वेश्चन 67 में भी पूछा गया है, 65 में भी पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो वित्त आयोग जो है इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये थीम है आपका। जब भी वित्त आयोग आए आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। आत्मनिर्भर भारत योजना जो है सरकार को किस चीज़ में सहयोग करती है? देखिए भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि अथवा उद्योगों से निर्यात में बिल्कुल। क्यों आत्मनिर्भर का भारत का मतलब क्या है कि हम कोई चीज़ बनाएंगे और उसको आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो कोई चीज़ को हम उसको निर्यात भी कर सकते हैं। अगर हमारे घर में रहेगा तो हम तब रहेगा सरप्लस रहेगा तो निर्यात भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को
प्रोत्साहित करने के लिए बिल्कुल हम लोग तो हमेशा कोशिश रहती है, सरकार की कोशिश रहती है कि जो भी फॉरेन मतलब इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना, मतलब आकर्षित करना। कोशिश रहती है कि कोई भी विदेशी फॉरेनर आए और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, ताकि हमारे यहाँ रोजगार बढ़े और कहीं ना कहीं जीडीपी जो है उसका सरप्लस में रहे। तो 42 का दोनों जो सेंटेंस हैं बिल्कुल सही है, कहीं से कोई निगेटिव नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी हम चर्चा किए इससे पिछले कक्षा में भी। तो पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये सब भी उद्देश्य है, बट यहाँ पे मुख्य पूछ रहा है, मेन ये कोशिश करेंगे। मेन कोई एक ही होता है, जो ऐसा ऑप्शन होगा जो कहीं ना कहीं सभी ऑप्शन में बेहतर होगा। जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, ये भी है, बट नीचे देखिए, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। ये देखिए, ये ऑप्शन ऐसा लग रहा है आपको कि सबसे अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन ये सभी सही है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को पार्टिसिपेट करवाना प्रशासन में। अगर जनता किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगेगी तो वो चीज़ वो जो भी सिस्टम है वो ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। अधिक से अधिक लोग जब भी पार्टिसिपेट करता है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या कहा जाए, एक चेतना का वृद्धि स्वतः हो जाएगा। कोई चीज़ जो मतलब क्या कहा जाए, जो करप्शन रहता है, करप्शन का पैरामीटर ऑलरेडी घट जाएगा, और जो चीज़ जो हम चाहते हैं कि लोकल लेवल पे आ जाए वो आ जाएगा। तो 43 में सबसे बेस्ट आंसर जो है यही है 43 का, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, उसको एबल बनाना। अब पंचायती राज का अब थोड़ा सा ये जानकारी लीजिए, और बेसिक आप यहाँ से जानकारी ये लीजिए कि अगर यहाँ से अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आर्टिकल कौन सा है? 243। और अनुसूची हो जाएगा 11वीं अनुसूची। और विषय कितने हैं? 29 विषय है। भाग कौन सा है? 9 है, भाग 9 है, 29 विषय है, 11वीं अनुसूची में शामिल है, और 243 आर्टिकल है। 243 में आर्टिकल है, इसमें ABCGHD ऐसे करके आर्टिकल है, उसमें सब आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो ये आप मोटा मोटी याद रखिए कि 243 है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, देखिए सबसे बेस्ट और डिटेल लिखा हुआ है, ज़्यादा मतलब फैला हुआ है, ये आप गौर कर रहे होंगे। तो इस टाइप का ऑप्शन मतलब आयोग जो है लेती है, BPSC देन UPSC भी लेती है। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा जो है BPSC के द्वारा निंदा प्रस्ताव से था, और ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो निंदा प्रस्ताव को वैसे आप लोग तैयार कर लेंगे अपने पॉलिटी से। चलते हैं, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो हम लोग जानते हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट को जो संरक्षण की बात है, उसमें दोनों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ये अधिकार दिया गया है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उच्च न्यायालय के पास फंडामेंटल राइट से जुड़े जो अधिकार है ज़्यादा है सर्वोच्च न्यायालय के तुलना में बनिस्पत। तो इसमें देखिए, राज्यों के बीच विवाद है, राज्यों के बीच जब भी कोई दो स्टेट के बीच में विवाद होता है तो इसमें हमेशा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है, क्योंकि जब भी दो राज्य की बात आएगा तो निष्पक्ष का डिसीजन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा, और मान्य भी होगा। नहीं तो दो राज्य के बीच में कौन हाई कोर्ट के मान्यता देगा? अगर मान लीजिए सपोज करिए कि बिहार और यूपी में कोई इस तरह का कन्फ्लिक्ट हो गया, तो किस कोर्ट को हम लोग मान्यता देंगे? बिहार में पटना हाई कोर्ट को मानेंगे कि यूपी वाले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा उनकी बात को मानेंगे? तो इसमें उसका डिसीजन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट के बाद जो डिसीजन है उसके डिसीजन को हम लोग मानेंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच में विवाद, केंद्र और राज्य के बीच के विवाद को हमेशा सुप्रीम कोर्ट देखता है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, जब भी अधिकारों का संरक्षण की बात आएगा तो इसमें दोनों कोर्ट अपने आप में एक्टिव है, इसलिए क्योंकि मौलिक अधिकार स्टेट में और केंद्र पे दोनों तरह से लागू होता है। जो उच्च न्यायालय जब कोई डिसीजन देता है तो उसको मान्य
उसको मानना भी होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा करके फिर से अपना याचिका दायर करते हैं। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, संविधान का उल्लंघन का जो अंतिम व्याख्या होता है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। तो ज़्यादा इसमें बेस्ट आंसर जो है CD में आपको C हो जाएगा। मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा आप इसमें आप ये जानकारी लिखिए, जो उच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है मौलिक अधिकार से, तो ये 226 है, यानी 226, और सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 32 के तहत, ये मतलब मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ संरक्षण है, आर्टिकल है 32। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 इतिहास से है, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटी का पूछा गया। 15 क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसका है? हम लोग जानते हैं कि ये लाला लाजपत राय का है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं, तो आप लोग याद करते हैं, बिल्कुल ग्रुप डी वाले क्वेश्चन है। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी लाला लाजपत राय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? जो दिल्ली दरबार जो लगाया गया था, और जो हार्डिंग जो उस समय के वायसराय थे उस पर बम फेंका गया था। तो कौन पर था? तो लॉर्ड हार्डिंग। कब फेंका गया था? दिसंबर 1912 में। जो कौन कौन फेंके थे? रास बिहारी बोस, ये ध्यान पे रखेंगे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस बम फेंक करके कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे, जापान चले गए थे, ये ध्यान पे रखेंगे, जापान चले गए थे। और अन्य जो इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति था, ये इस कांड से, दिल्ली बम कांड से, तो इसमें अन्य व्यक्ति में ये आ जाएगा, 2-3 नाम आता है अन्य व्यक्ति। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे। अमीर चंद, सेकंड हो जाएगा बाल मुकुंद, थर्ड हो जाएगा बसंत विश्वास। इस तीनों को फांसी दिया गया था, और रास बिहारी बोस जी जो है वो जापान चले गए थे, इसलिए वो बच गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? तो किसे मिला था? लाला हरदयाल जी को, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे और कहीं ना कहीं इसका विदेश से संबंध भी था। ये तो हम लोग भी जानते हैं। हम लोग जब भी क्वेश्चन इस तरह के पढ़ेंगे तो ये जरूर क्वेश्चन कीजिए कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो किसी संगठन से जुड़ा हुआ था और जिनका विदेश से भी संबंध था। तो इस तरह से जब आप सोचेंगे ना तो आप ऑप्शन के इर्द गिर्द आ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो स्किप कर दे ऐसे क्वेश्चन को। अगर आता है, अगर आप सोच सकते हैं, एलिमिनेशन गेस कर सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह आप अटेम्प्ट लीजिए। तो लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। देखिए क्वेश्चन को कितने अच्छे से डिटेल से लिख रहा है। तो कौन ऐसा था? तो ये थियोडर बैक थे जो मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए थे 19वीं सदी के अंत में। ये याद कर लीजिए, नया क्वेश्चन है बिल्कुल। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो बनाइए, अगर नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल नेचर के हो। वैसे इसमें डनलप स्मिथ इसको हटा सकते हैं, विलियम मॉरिस ये हटा सकते हैं। एक आ गया मिंटो और दूसरा हो गया थियोडर बैक। तो मिंटो तो हम लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल क्या कहते हैं, माल्टो मिंटो सुधार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब 50 का। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। एक तो पहली बात द शब्द यहाँ पे गलत है, यंग इंडिया होना चाहिए। अगर यंग इंडिया होता तो महात्मा गांधी इसके आंसर होते, लेकिन द शब्द लगा दिया क्वेश्चन, तो इसलिए क्वेश्चन ही गलत हो गया था। बीपीएससी के द्वारा जो है इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। वैसे इसका आंसर यंग इंडिया के हिसाब से महात्मा गांधी होना चाहिए। एनी बेसेंट का जो पुस्तक है वो न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो जानते हैं कि मराठा केसरी, और इनका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो है वो अल हिलाल है, अल हिलाल। एक है इंडिया विंस, इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम। तो ये दो याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक साथियों आप लोग के लिए काम है, मराठा और केसरी किन भाषा में था ये आप लोग को बताना है, कमेंट करना है कौन सी भाषा में था, मराठा कौन सी भाषा में था और केसरी कौन सी भाषा में था। तो साथियों चलते हैं अब। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है YPLP प्रोग्राम, ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप इसे खुद तो देखें ही, साथियों अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही साथ इसे किसी एक दो ग्रुप में तो ज़रूर इसे शेयर कर दें ताकि अच्छे कंटेंट और भी आपके साथियों तक पहुंच जाए। क्योंकि कहा जाता है ना कि दूसरों का जब आप भला करेंगे तो आपका खुद का भी भला होगा। ये नहीं सोचना है कि अगर हम भेज देंगे तो हमारा कंपटीशन हाई हो जाएगा, हम कट ऑफ इतना हाई कट ऑफ चला, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। क्योंकि अच्छी कंटेंट, मुझे पता है कि अच्छे कंटेंट हर किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं रिमोट एरिया में रहते हैं जिसके अच्छे वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं उनका क्रैक हो जाता है, मेंस तो बहुत अच्छा तैयार होता है। तो इसलिए आप उन लोगों तक ज़रूर भेज दें। कोई ऐसे ग्रुप में हो तो बिल्कुल उन्हें शेयर कर दें ताकि अच्छी चीज़ अच्छे लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और 72 प्रीलिम्स को बिल्कुल लास्ट प्रीलिम्स मान करके तैयारी करिए। इसमें हमारे द्वारा जो भी सहयोग होगा बिल्कुल किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।